बात आज की चैनल के कार्यक्रम खास मुलाकात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंदर हम ऐसे शख्स को आपकी अदालत में पेश करते हैं जो न केवल अपने शहर का हो, अपने क्षेत्र का हो, बल्कि पूरे राज्य और देश में अपना अलग स्थान रखता हो। इस कार्यक्रम के लिए हम आज जिस शख्स को आपकी अदालत में ला रहे हैं वो कोई और नहीं, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत हैं। सुरेश सिंह रावत किसी परिचय के मोहताज नहीं। पहले पुष्कर का नेतृत्व करते थे, अब राजस्थान का नेतृत्व कर रहे हैं और हमेशा उनकी यह मंशा रहती है कि वो किसी भी तरीके से अपने क्षेत्र का विकास करें, उसके प्रति कटिबद्ध रहें और उनकी कई योजनाओं से इस समय वे पूरे राज्य के केंद्र बने हुए हैं। राजस्थान जो धुरों का धरती है, राजस्थान जो रेगिस्तान और उड़ती हुई रेत का पर्याय है, पनाहगाह है रेत की, और सपने जो हैं वो प्यासे हैं, ऐसी धरती को फिर हरा भरा बनाने के लिए अगर कोई आदमी दृढ़ संकल्पित नजर आता है तो सुरेश रावत। सुरेश रावत, मैं आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे इस स्टूडियो में आए और आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। यूँ तो आप हमारे अपने हिस्से हैं, लेकिन राजस्थान का हिस्सा बनने के बाद ERCP जो आपकी ये योजना है ERCP की, उस योजना के बारे में आप कुछ थोड़ी सी जानकारी दें कि अब लेटेस्ट क्या चीज़ चल रही है उसमें। देखिए, ERCP बहुत ही अति महत्व की और राजस्थान सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है जी। ERCP की बातें तो पूर्ववर्ती सरकार के लोग भी करते थे, बिल्कुल करते रहे, लेकिन सिर्फ वो राजनीतिक फायदा लेने के लिए करते थे। लोगों को एक शब्दवान दिखाते थे, सुनहरा सपना दिखाते थे जी, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हुआ जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का। जब से उन्होंने राजस्थान प्रदेश की कमान संभाली तब से लेकर अब तक रात दिन वो ERCP योजना कैसे जल्दी लागू हो, कैसे ये पूरी हो, इसके लिए वो काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आज ERCP योजना का काम धरातल पर स्टार्ट हो गया। हमने हज़ारों करोड़ रुपए के टेंडर कर दिए, वर्क ऑर्डर भी दे दिया और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम ERCP कॉरपोरेशन से परिवर्तित करके राम सेतु जल लिंक परियोजना किया है जी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। और अगर अजमेर की बात करें तो इस योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा अजमेर को मिलने वाला है, क्योंकि बीसर पुल से पानी हम लिफ्ट करके अजमेर के पास में हम एक मोर सागर नाम से बड़ा रिजर्वायर बना रहे हैं। उसकी कैपेसिटी 2 सालों तक, अगर बरसात का पानी अजमेर में नहीं भी उस रिजर्वायर में नहीं आए तो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार रिजर्वायर भरने के बाद 2 साल तक इंक्लूडिंग ब्यावर और अजमेर दोनों जिलों के अंदर, गांव डाणी शहर के अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर पानी मिलेगा। और हमने आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखा। 2053 तक हमारी अजमेर ज़िले की कितनी पॉपुलेशन हो सकती है वो कैलकुलेट करके और उसी के हिसाब से हम ये रिजर्वायर बना रहे हैं। और ये रिजर्वायर बनने के बाद निश्चित रूप से अजमेर ज़िले की जो पानी की किल्लत है वो सदा के लिए मिट जाएगी और ये 2028 तक हम ये कंप्लीट कर लेंगे। सुरेश जी, जब ये योजना बनी नहीं थी और जब ये कागजी थी, दस्तावेजों में थी और फाइलों में दम तोड़ रही थी, चाहे वो पूर्व अपना राज्य सरकार हो, उससे पहले अजमेर को पानी पिलाने की जो भागीरथी योजनाएं बनाई गई थीं और उसके अंदर बीसलपुर का बांध जब बना था तो ये कहा जा रहा था कि बीसलपुर बांध बनने के बाद 24 घंटे पानी अजमेर को मिलेगा, लेकिन 24 दिनों की स्थिति भी बनी कि 8 दिन में मिल रहा है, 10 दिन में मिल रहा है। और अभी अगर आप कहते हैं कि हमेशा मिलेगा, ऐसा मिलेगा वैसा, लोगों को यकीन ही नहीं होता कि सुरेश रावत जिस सपने की बात कर रहे हैं वो क्या कभी साकार होगा। क्या आप सोचते हैं कि आपके कार्यकाल में ये सपना साकार हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए जी, तो निश्चित रूप से सारे काम होते हैं। और क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मेरी विधानसभा का अधिकतर भाग ग्रामीण क्षेत्र है जी, तो शहरों में तो पानी की समस्या है ही है, ग्रामीणों के अंदर भी भयंकर उससे ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा। तो इस समस्या को मैंने महसूस किया, अनुभव किया, इसलिए जैसे ही मुझे इस योजना पर काम करने का अवसर मिला, मैं दिन रात मेहनत करके इस योजना में काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक पर्याप्त मात्रा में पानी मिलने की बात है तो मैं आपके माध्यम से हमारी जनता को बताना चाहता हूँ ताकि उनको ध्यान भी रहे, पता भी रहे और ये ज्ञान भी होना चाहिए कि जहाँ से हम पार्वती और काली सिंध से जहाँ से हम पानी उठाएंगे 3500 MCM जो 17 जिलों की प्यास बुझाएगी। अच्छा। और सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा।
इंडस्ट्रीज के लिए भी पानी मिलेगा। इन सबको कैलकुलेट करें तो 3500 MCM का हमने प्रावधान रखा है। उससे डबल पानी अभी हमारा मानसून की अवधि बाकी पड़ी है जी। अभी कई महीनों तक हमारा मानसून चलेगा। शुरुआती दौर में ही पार्वती नदी से इसका डबल पानी बह के समुद्र में चला गया, वो किसी काम का नहीं है। आप कल्पना करिए अगर वो पानी, उसका आधा भी पानी हमने लिफ्ट करके और इन 17 जिलों के डैमों में डाल दिया तो निश्चित रूप से पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि लोगों को पीने का पानी चाहिए, पीने का पानी मिल जाएगा तो समस्या समाप्त हो जाएगी। और ये पानी ऐसे ही मिलेगा। और जहाँ तक बिशलपुर की बात है, बिशलपुर को हम इस ERCP योजना के साथ साथ हम राणा प्रताप सागर से भी हम एक कैनाल बना के पानी ला रहे हैं जो बिशलपुर में डालेंगे। तो बिशलपुर के अंदर त्रिवेणी संगम होगा। त्रिवेणी संगम वैसे हो रहा है लेकिन ब्राह्मणी का पानी आएगा, ERCP का पानी आएगा, बनास का पानी ऑलरेडी आ रहा है। तो इस तरह से आने वाले समय के अंदर का इसमें कहीं कुछ योगदान रहेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से जो काली सिंध और पार्वती का जो पानी है वो सारा बह के चंबल में चला जाता है, क्योंकि चंबल घड़ियाली सेंचुरी है। NGT का डायरेक्शन है कि हम वहाँ किसी तरह का लिफ्ट का काम नहीं कर सकते। तो हम काली सिंध और पार्वती को पहले ही पानी हम लिफ्ट करके चंबल के ऊपर से हम एक एक्वाडक्ट बना रहे हैं, वहाँ पे एक वाटर ब्रिज, वहाँ से हम लिफ्ट करके इधर लाएंगे। तो निश्चित रूप से वो चंबल का ही पानी, चंबल के पानी का हिस्सा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि बिशलपुर आने वाले समय के अंदर 3 दिशाओं से भरेगा और कभी भी पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी। सूरज जी, अजमेर के अंदर, अजमेर के पानी पीने के लिए जो आप जिस डैम की बात कर रहे हैं कि एक अजमेर में कोई डैम बनाया जा रहा है, वो कहाँ है, कितने का बनेगा और कितना बड़ा होगा? देखिए, ये जो डैम है हमारी श्रीनगर और हमारे जो मोहमी की पहाड़ी है उसके बीच में एक मोर सागर के नाम से हम उसको बना रहे हैं। मोर सागर ऑलरेडी है या बना, उसको विकसित करेंगे? मोर सागर ऑलरेडी सूक्ष्म रूप से है, अभी बहुत छोटा बना हुआ है जी। लेकिन हमने उसकी लोकेशन चेंज करी क्योंकि वहाँ पे आसपास के कई गांव डूब रहे थे, कईयों की ज़मीनें जा रही थी। तो हम जहाँ पे अभी जो बना रहे हैं वहाँ पे फॉरेस्ट की लैंड है, तो फॉरेस्ट डाइवर्जन करा के हम वहाँ पे एक विशाल रिजर्वायर बनाएंगे और उसकी कैपेसिटी इतनी रहेगी कि 2 साल तक अगर बिशलपुर का पानी ना भी डालें तो भी अजमेर जिले की पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। हाँ, तो उसको अपलिफ्ट कहाँ से कर रहे हैं आप? उस बिशलपुर से करेंगे। बिशलपुर से करेंगे, बिशलपुर से। और ये कितने साल की योजना है? आप हम 2028 से पूरा कर देंगे इसको, 2028 तक। और अभी तो उसमें मेरे ख्याल से ईंट भी नहीं लगी होगी। देखिए, ऐसा है कि अभी टेंडर प्रक्रियाधीन है, टेंडर खुल गया, अब जल्दी उसका वर्क ऑर्डर जारी होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर अपना काम करेगा। एक ये प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन तय समय के अंदर हम काम कराएंगे, ये हमें विश्वास है। तो ERCP के अलावा जैसे आप कर रहे हैं कि ये भाई यमुना नदी का पानी भी राजस्थान में लाने की बात आपने कई जगह कही है, तो क्या ये मतलब संभव है, लाया जा रहा है, किस तरीके से ये सपना पूरा होगा? देखिए, ऐसा है कि 1980 से हम यमुना का पानी शेखावटी अंचल में लाने की बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत लंबे अरसे से चल रहा है। झुंझुनू और चूरू जी, ये 3 जिले ऐसे हैं जहाँ भयंकर पीने के पानी की समस्या है। 1980 से पूर्ववर्ती सरकारें भी बातें करती है, लेकिन इस पे वास्तविकता में किसी ने काम नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना पे काम किया और हरियाणा और राजस्थान के बीच में DPR बने, उसके लिए MOU हो गया और DPR बन रही है। जैसे ही DPR बनेगी तो हम इस पे टेंडर लगा के और इस पे पानी, यमुना का पानी को भी हम राजस्थान लाएंगे। तो चलिए, आपने 3 साल के लिए तो बात कही कि अजमेर पानी की प्यास बुझा देंगे, यमुना नदी का पानी जो आएगा उससे सीकर, झुंझुनू, चूरू की जो प्यास बुझेगी, वो कितने सालों का आपका प्रोजेक्ट है? देखिए, अभी DPR व्यवस्थित रूप से बन रही है जी, क्योंकि बहुत बड़ा वृहत परियोजना होती है तो निश्चित रूप से उसमें समय लगता है। अगर हम इंदिरा गांधी कैनाल की बात करें जी, तो इंदिरा गांधी कैनाल महाराजा गंगा सिंह जी के टाइम से शुरू हुई थी जी, और आज तक भी उसका हम विस्तार कर रहे हैं कई जगह। तो ये बड़ी वृहत योजनाएं हैं। एक बार इसका मुख्य जब चैनल बन जाएगा तो दिनों तक ये आगे डिमांड आती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन बेसिक जो काम है हम 2028 तक कर देंगे। देखिए, आप पुष्कर के राजनेता हैं, पुष्कर की ज़मीन से जुड़े हैं, पुष्कर की खुशबू आपके व्यक्तित्व से भी आती है और आपके कार्यों से भी आती है, और आपसे पुष्कर को बहुत उम्मीदें थी भी हैं, और आपको जिताया भी इसीलिए गया कि आप पुष्कर के विकास पर, सर्वोपरि विकास के लिए सुदृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं और आप कुछ करेंगे। तो पुष्कर के लिए अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो ये धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र है, तो इस दिशा में आप कहाँ कुछ कर रहे हैं? देखिए, तीर्थराज पुष्कर से लगातार 3 बार यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया जी। ब्रह्मा जी की असीम कृपा की वजह से मैं विधायक बना, मंत्री बना, तो सब उन्हीं के आशीर्वाद से। हमारे पुष्कर के अंदर पवित्र हमारा सरोवर भी है। पुष्कर राज महाराज के आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का अवसर मिला।
तो मेरी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे एक जिस अनुरूप तीर्थराज पुष्कर का नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा स्थान है, उसी के अनुरूप यहाँ पे विकास कार्य हो, उसके लिए हम लगे हैं। जब से हमारी सरकार आई है जी, तब से हम इसमें काम कर रहे हैं और अभी इसकी एक विस्तृत डीपीआर बन रही है। निश्चित रूप से हमारी जो डीपीआर है वो 2-3 फेज में होगी और इसका एक वृहत और विशाल कॉरिडोर बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और क्योंकि तीर्थराज पुष्कर हमारे आस्था का केंद्र बिंदु है, हमारे जनमानस के अंदर तीर्थराज पुष्कर में ब्रह्मा जी के प्रति आस्था है, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ का लोकल हूँ। यहाँ के पुष्कर मेलों के अंदर कई कॉरिडोर को लेकर जो भ्रामक अफवाहें हैं और जिससे कि एक अलग किस्म से मानसिकता विकसित हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि लोगों को के बीच में भ्रम फैला रहे हैं। जब भ्रम फैलता है तो लोग उनकी बातों में भी आ जाते हैं। मैंने प्रथम दिन ही जब बजट में ये घोषणा हुई थी पुष्कर कॉरिडोर की, तो मैंने स्पष्ट किया था हम किसी का भी नुकसान नहीं करेंगे, सबको विश्वास में लेके, सबके साथ लेके, और जो भी करेंगे तीर्थराज पुष्कर विकास के लिए करेंगे, जो भी करेंगे पुष्कर राज के विकास के लिए करेंगे, जो भी करेंगे पुष्कर राज के लोगों के लिए करेंगे। इसलिए जो भी करेंगे, अब डीपीआर हमारी बन रही है, विस्तृत रूप वो ले रही है, हम 2-3 चरणों में उसको पूरा करेंगे काम को। और एक बार काम चालू करने से पहले हमारे पुष्कर के लोगों को सारा दिखाएंगे, हमारी जो योजना है उनके सामने रखेंगे और 100%, क्योंकि जिस तरह से हमारी योजना है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का विजन है, उससे मैं 100% इस बात से सहमत हूँ कि उस डीपीआर और प्रोजेक्ट से हमारे तीर्थराज पुष्कर के जो लोग हैं वो सहमत होंगे और वो बनने के बाद उनको जितना फ़ायदा मिलेगा उसका वो कल्पना भी नहीं कर सकते। पुष्कर की इकोनॉमी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, यहाँ का जो धार्मिक परिदृश्य है वो बिल्कुल भक्ति में हो जाएगा, यहाँ का पर्यटक बढ़ेगा, यहाँ की धार्मिक श्रद्धालु अभी जो लाखों की संख्या के अंदर आ रहे हैं वो करोड़ों की संख्या के अंदर आएंगे और पूरी दुनिया से ब्रह्मा जी के 4 मुख के चारों दिशाओं से लोग उमड़ के आएंगे, क्योंकि तीर्थराज पुष्कर सरोवर को इतना पवित्र है कि सतयुगी तीर्थ है, स्वयं की इच्छा से प्रकट हुआ तीर्थ है, तो इसलिए इसकी महत्ता अलग ही है। निश्चित रूप से हमारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, एक बात मैं बीच में आपसे काटकर आपसे करना चाहूँगा, अगर पुष्करवासी मेरे इंटरव्यू को देख रहे हैं ना, तो वो ये देख लें कि अगर उनके दिमाग के अंदर कोई भ्रम है और जिस तरीके की भ्रामक अफवाहें, उन पर ध्यान न दें। जैसा सुरेश जी ने कहा कि वो सब कुछ जब परिदृश्य आएगा सामने और जब ये सारी कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को ये लगेगा कि कहीं किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पुष्कर के लाभ की पूरी गंगा खुली और जिस तरीके से उसकी पवित्रता बरकरार थी वो और विकसित होगी, बढ़ेगी और आपको कहीं कुछ कहने की ज़रूरत इस विषय में नहीं होगी। मैं ये कहूँगा कि आपने जो तालाबों का इन दिनों में कुछ कर रखा है कि पुष्कर के तालाब, राजस्थान के तालाब, इनके विकास को लेकर भी आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, उस पर कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है कि नदियाँ, तालाब, बावड़ियाँ, कुएं, ये हमारी विरासत में मिले हुए हैं जी, और ये सब संरक्षित हो, सुरक्षित हो, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। बिल्कुल। इसलिए हम शुरू से ही कभी बावड़ियों की सफाई करते हैं, कभी तालाबों का जीर्णोद्धार कराते हैं। जब मेरे को इस विभाग की जिम्मेवारी मिली, तब प्रथम दिन से ही मैं हमारे जितने भी धार्मिक महत्व के स्थान हैं, चाहे बूटाटी धाम ले लो, वहाँ का जो मंदिर, वहाँ का जो तालाब था वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, करोड़ों रुपए लगा के हम उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। अब देवमाली जो हमारे भगवान देवनारायण का मंदिर है जी, वहाँ पे हम करोड़ों रुपए लगा के वहाँ का जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। केकड़ी जो विधानसभा वहाँ पे बघेरा गांव है, वहाँ पे भरा भगवान का मंदिर है तालाब के ऊपर, तो हम उस तालाब का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, सौंदर्यकरण कर रहे हैं। अगर हम अजमेर की बात करें तो हमारा जो बीर तालाब है, कभी किसी ज़माने में हमारा पर्यटक का एक प्रमुख केंद्र था, वहाँ पे करोड़ों रुपए लगा के हमने जीर्णोद्धार कराया और एक पर्यटक के रूप में विकसित हो, उसके लिए अभी वहाँ पे काम चल रहा है। अगर हम कायड़ के तालाब की बात करें तो यहाँ की जो पहाड़ थी वो जीर्ण शीर्ण हो गई, आज इंद्र देवता की कृपा हुई, वो काफ़ी बढ़ गया। अगर पहाड़ को हम ठीक नहीं करते तो लोगों को नुकसान होता, कि जनहानि भी हो सकती थी जी। तो एडवांस के अंदर ही हमने तैयारी करी और देव योग से आज तक कभी वो भरा नहीं, कभी पानी आया नहीं, लेकिन जैसे ही हमने उसको ठीक किया वो भर भी गया। ऐसे ही हमारा उटड़ा का तालाब है, उसको भी हमने ठीक किया। इस तरह से अजमेर ज़िले के अंदर, पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर जो भी हमारे पौराणिक विरासत में मिले हुए तालाब है, उसको हम कैसे ठीक करें, उसके लिए हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का, जिन्होंने लगातार 2 बजट के अंदर 500 करोड़ रुपए इस योजना के लिए, इन बांधों के जीर्णोद्धार के लिए, इन तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए
नए एनीकट निर्माण के लिए उन्होंने दिए हैं। इसी के कारण ये हम सब कुछ कर पा रहे हैं। सूरज जी, एक बहुत अजीब तरीके का सवाल है कि जितने भी तालाब, बांध, एनीकेट्स, पुराने जितने भी उसके हैं, उन पर भूमाफियाओं के कब्जे रहे आसपास। पानी को देखते के साथ में आसपास की ज़मीनें महंगी हो जाती हैं। कई तो ऐसी स्थितियां हैं, चाहे आप किशनगढ़ क्षेत्र में चले जाएं, कहीं और दूसरे गुंदोलाव तालाब है और जितने तालाब हैं उन पर आसपास कब्जे हो रहे हैं। इन पर जो माफियाओं की नज़र, उन पर कुछ आप कुछ करना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जब मैंने इस विभाग की मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी जी, तब पहला ही पत्र मेरा सभी जिला कलेक्टर को मैंने लिखा कि हमारी जितने भी वाटर बॉडीज है, चाहे बांध हो, चाहे हमारे तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे नाले हो, उन सबका कैचमेंट एरिया तय करें और किसी भी बहाव क्षेत्र के अंदर, किसी भी भराव क्षेत्र के अंदर अगर कोई अतिक्रमण है तो वो चिन्हित करके तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। हमारे पास कोई शिकायत आती है, ऐसा कोई मैटर संज्ञान में आता है, तो क्योंकि ये काम जिला प्रशासन का है तो हम संबंधित कलेक्टर्स को और एसपी को हम डायरेक्शन जारी करते हैं। और अभी पुष्कर की बात करें, हाँ, मैं वही तो पूछने वाला था। अच्छा, वो आपने कह ही दिया। मैं पूछने वाला था कि आप तो पुष्कर झील की बताइएगा, इतने अतिक्रमण हो गए, इतने होटल्स बन गए और कैचमेंट एरिया जो उसका है उसके अंदर, मतलब पूरी भराव के अंदर जो वेटलैंड है उसकी पुष्कर की, वो उस पर सारा का सदा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कुछ लोगों ने कई वर्षों पुराने अतिक्रमण कर रखे हैं और अभी हाल ही के अंदर जहाँ पुष्कर सरोवर में पानी आता है उसके किनारे कुछ लोगों ने होटल्स बना ली थी। तो हमने पूरी होटल बनी हुई को जमीजोत किया, उसको तोड़ा हमने, कई होटल्स को सीज किया हमने। और भी हमारा जो अभियान है लगातार ये निरंतर जारी रहेगा। हम किसी भी अतिक्रमण को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते, किसी भी अतिक्रमी को हम छोड़ना नहीं चाहते। मेरा सभी लोगों से अपील है कि आप किसी भी की बेखाव में आके, किसी भी झांसे में आके किसी भी डूब क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण ना करें, कोई निर्माण कार्य ना करें, क्योंकि आने वाले समय के अंदर वो टूटेगा, नुकसान जो बनाएगा उसी का होगा। हमारी सरकार इस बारे में बिल्कुल सख्त है। हमने पहले भी कार्रवाई करी है, हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। पुष्कर के एसटीपी के लिए क्या करना चाह रहे हैं आप? कुछ योजना है आपकी? देखिए, पुष्कर का जो अभी एसटीपी है, पुष्कर के कि अगर हम कैलकुलेशन करें, क्योंकि वहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है जी, तो जितनी हमारी निवास करती है उससे कई गुना ज़्यादा फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। इसलिए अभी हमारा 3 MLD का एसटीपी, हमें 10 MLD का चाहिए। तो मैंने माननीय यूडीएस मंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है, जल्दी वो स्वीकृत करेंगे। अभी जो एसटीपी है जिसका पानी बह के चला जाता है, जिससे लोगों को दिक्कत होती है, तो अभी हमने, हमारा जो विभाग है वो 50 करोड़ की लागत से एक आर्टिफिशियल लेक टाइप का बना के, वो कहाँ बनेगी? और खिरगड़ी रोड पे हम बना रहे हैं उसको। अच्छा, बनाएंगे उसको, अभी उस पर डीपीआर बन रही है। इस जो सीवरेज का जो पानी है हम उसको ट्रीट करके वहाँ डाल के, और उस पानी को हम जो पेड़ पौधे हैं खेती के लिए उनको पानी देने का हम काम करेंगे, जिससे हमारा पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा और ये गंदे पानी से भी निजात मिलेगी। आपने स्कूल लाइब्रेरी का एक नवाचार किया कि स्कूलों में, मतलब सिंचाई विभाग का कोई लेना देना स्कूलों से होता नहीं है, लेकिन स्कूलों का जीर्णोद्धार आप, क्योंकि विधायक हैं तो आप अपनी कोष से देंगे, ऐसा कहा गया है। तो इसके लिए कहीं कुछ आप योजना बना? लाइब्रेरी की तो आपकी बहुत अच्छी योजना है, बड़ी लोकप्रिय हुई है, बड़ी चर्चित है, तो आप थोड़ा इस विषय में बताएं। देखिए, ऐसा है, हमारे जो ग्रामीण अंचल के अंदर हमारे विद्यार्थी है, विशेष तौर से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है, प्राइवेट लाइब्रेरी में जाके बैठना पड़ता है। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने सीनियर सेकेंडरी और सीनियर स्कूल के अंदर सब जगह, पूरी विधानसभा के अंदर मेरे विधायक मद से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मैंने स्वीकृत की है। जहाँ पे कमरे नहीं थे वहाँ कमरे दिए ताकि वहाँ लाइब्रेरी बन सके। जिस विद्यालय के अंदर ऑलरेडी कमरे हैं वहाँ पे फर्नीचर और बुक्स के लिए मैंने पैसा दिया है। और आने वाले समय के अंदर और भी हम डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ भी बढ़ेंगे, तो क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, लोग कंप्यूटर पर बैठ के सारा सर्च मार सके, एज ए उसको डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सके, वो आने वाले समय के अंदर हम काम करेंगे। मेरा विशेष फोकस शिक्षा पे है और प्रत्येक स्कूल का हम एक ब्लैक एंड वाइट ब्लूप्रिंट तैयार करा रहे हैं, जिसके अंदर उस स्कूल की क्या समस्या है, कितने कमरे चाहिए, कितने कमरों की आवश्यकता है, भवन की वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य की आवश्यकता क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फेस वाइज फर्नीचर की व्यवस्था है या नहीं है वहाँ पे, टोटल स्टाफ की फैकल्टी की व्यवस्था है नहीं है वहाँ पे, बच्चों की स्थिति क्या है वहाँ पे, तो हम एक एक स्कूल को फोकस करके और हर स्कूल को एक मॉडल बने, इसके लिए हम काम करेंगे। पानी की प्यास बुझाने के लिए तो आपने बहुत सारी योजनाएं का अपने को बताया, क्या पेड़ों की प्यास बुझाने के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं? पेड़ लगाने के लिए सघन वन अभियान आपका कहीं कुछ है? क्योंकि ये दिशा आपकी तय होनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से आपने बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो पर्सन है वो किया मेरे से। इस दिशा के अंदर मेरा विभाग जी 50,000 से अधिक पौधे पूरे अजमेर जिले में लगाएगा। 50,000? हाँ, और पुष्कर के अंदर हम 20,000 से भी अधिक पौधे हम प्लानिंग कर रहे हैं,
जल्दी उस वृक्षारोपण का हम महाअभियान का शुरुआत करेंगे। ये पौधे किसके होंगे, किस उसके होंगे, फलों के होंगे, छायादार वृक्ष होंगे और कितने बड़े होंगे? क्योंकि जितने भी पेड़ लगाए जाते हैं ना वो इतने से होते हैं, लगाते हैं, दूसरे दिन बकरी खा जाती है और फिर वो पेड़ दिखता ही नहीं है। जाने कितने राजनेताओं ने पेड़ लगाए जिसका मैं भी गवाह रहा और वो दूसरे तीसरे दिन गायब हो गए। तो आप क्या ये 10,000 20,000 जो लगा रहे हैं इन पौधों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? कितने बड़े पौधे होंगे? देखिए ऐसा है, इसीलिए हम ऐसे स्थान चिन्हित कर रहे हैं जहाँ पे हमारे जो पेड़ है वो सुरक्षित रह सके। कुछ जगह तो जहाँ ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट लैंड है, चरागा लैंड है, वहाँ पे ग्राम पंचायतों ने बाउंड्री वॉल करा रखी है जी, तो वहाँ पे हम लगाएंगे। जहाँ पे बाउंड्री वॉल सुरक्षित है, जहाँ पंचायत रख रखाव कर सकती है, वहाँ पे हम फलदार पेड़ लगाएंगे। जहाँ फॉरेस्ट की लैंड है वहाँ पे हम छायादार पेड़ लगाएंगे। और जहाँ जहाँ भी लगाएंगे उनको संग्रहित करने के लिए, जहाँ भी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तारबंदी करने की, हम तारबंदी भी कराएंगे। जहाँ लगेगा कि हमें यहाँ आगे पीने के पानी की आवश्यकता रहेगी उनको, वहाँ कोई लोकल सोर्स नहीं है तो हम कोई ट्यूबवेल हैंडपम्प भी कराएंगे। इस तरह का हम जो पौधे लगाएंगे वो 100% जिंदे रहे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसी बात जो राजस्थान के विकास से जुड़ी हुई हो और आपका विभाग कर रहा हो तो वो दर्शकों को बताने का वो करें। देखिए, हमारी सरकार राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन पे काम कर रही है। बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की थी। उसकी परिकल्पना ये थी कि राजस्थान एक मरु प्रदेश है, उस मरु प्रदेश से हरित प्रदेश हमें राजस्थान को बनाना है। हमारे राजस्थान के बॉर्डर पे, चाहे आप हड़ौती साइड ले लो तो यहाँ पे काले सिंध, पार्वती, चंबल नदी है। अगर हम बांसवाड़ा साइड ले लो तो माही नदी वहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होते हुए गुजरात चली जाती है। अगर आप उधर जैसलमेर के उस साइड की बात करो तो नर्मदा नदी है जो गुजरात से टच है। अगर हम उधर पंजाब के उधर गंगानगर, हनुमानगढ़ की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। तो इस तरह से हमारा जो राजस्थान का के बॉर्डर लाइन पे जो हमारी नहरें हैं उसका अधिकतम उपयोग पानी का हम करके कैसे शेष बचे राजस्थान के लोगों को मिले, इसके लिए हमारी बहुत ही अति महत्वपूर्ण और अति महत्वाकांक्षी योजना पर हम काम कर रहे हैं। और इस कुछ योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए हम टेंडर भी जारी कर दिए, वर्कआउट भी जारी कर दिए। हमारा ये मत है, विचार है, हमारी सोच है और हम इस पर काम कर रहे हैं कि जहाँ से पानी आ सकता है वहाँ से लाके, जहाँ सूखा क्षेत्र है वहाँ हम पानी डालें। बहुत सारे हमारे जो नदी नाले ऐसे हैं जो कभी आज तक चले नहीं, कई टाइम पहले चलते थे, उसके अंदर उसको हम लिंक करके, इंटरनल लिंक करके, जहाँ पानी दिखे वहाँ सूखे में डाल सके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही इस योजना को हम मूर्त रूप देंगे। चलते चलते एक राजनीतिक सवाल पूछ लूँ, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार, रद्दोबदल कहीं कुछ होने वाला है? देखिए, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पे निर्भर करता है। मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। तो दोस्तों, ये हैं सुरेश सिंह रावत जिन्होंने बिल्कुल खुलकर अपनी योजना, अपने विभाग की योजनाओं के बारे में आपको बताया, किस तरीके से रेतीले टीले हरे भरे हो जाएंगे और ये खुश्की होठों की है रेत के, वो होठों पर प्यास में बदलेगी और आने वाले 5 साल के बाद में आप ये महसूस करेंगे कि आपका राजस्थान हरियाला राजस्थान हो गया है, जिसको कहता हूँ मारो हरियालो राजस्थान। तो ये दोहरे की धरती जो है वो हरियाले राजस्थान में बदल जाएगी। आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपने बुलाया, समय निकाला, धन्यवाद। इसी तरह स्नेह बनाए रखें। तो दोस्तों, इजाज़त चाहेंगे, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर जानकारी दें। धन्यवाद।